गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए प्यारे बच्चों, हमने जो स्टोमच पढ़ा था पीछे वाले वीडियो के अंदर, स्टोमच की बात की थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, आगे का जो भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी बात करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन की बात जो है वो करने वाले हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है छोटी आंत। कैसी आंत? छोटी आंत। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेटिव सिस्टम। ठीक है ना, छोटी आंत। ध्यान से इस भाग को समझना है कि छोटी आंत क्या होती है। देखिए 10-10 मिनट के वीडियो में हर टॉपिक के बना रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ज़्यादा लंबा ना हो। रोजाना जो है हम पूरा सिलेबस आपका हो चुका है। अब हम जो है रिवीजन शुरू है। हमने यहाँ जूलॉजी से जो है वो रिवीजन शुरू किया है। छोटे छोटे वीडियो से आप जो है इसको समझने का प्रयास करें। छोटी आंत की अगर बात करें तो जैसे ही अमाशय का जो अंतिम भाग होता है जठर निर्गमी भाग, स्टोमच का कौन सा भाग? जठर निर्गमी भाग। और जठर निर्गमी भाग जो है वो किस में खुलता है? छोटी आंत में खुलता है। किस में खुलता है? छोटी आंत में जो है वो खुलता है। छोटी आंत की अगर हम बात करें जीवित अवस्था में तो ये लगभग 3 मीटर लंबी होती है। जीवित अवस्था में कितने मीटर लंबी होती है? 3 मीटर लंबी होती है। जब व्यक्ति जीवित होता है उस समय इसकी लंबाई जो है वो 3 मीटर होती है। लेकिन अगर हम बात करें, इसका प्रथम खंड जो है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा यू के आकार का होता है। प्रथम जो इसका भाग होता है उसे ग्रहणी कहा जाता है। छोटे आंत के प्रथम भाग को क्या कहा जाता है? ग्रहणी कहा जाता है। और ये ग्रहणी, इसे इंग्लिश में ड्यूडीनियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्यूडीनम भी बोला जाता है। और ये भाग जो होता है ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है, जो अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है। 25 सेंटीमीटर लंबा, अंग्रेजी के यू आकार का होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी के यू आकार का होता है। इसके अलावा अग्नाशय वाहिनी एवं सामान्य पित्त वाहिनी इसी भाग में खुलती हैं। जो सामान्य पित्त वाहिनी है वो इसी भाग के अंदर आके खुलती हैं। और इनके रंध्र पर ओडिडी की जो है या ओडी की अवरोधनी भी उपस्थित रहती है। छोटी आंत का अगर हम बात करें, दूसरा भाग जो होता है वो उसका नाम होता है, ये पहला भाग हो गया। दूसरे भाग की बात करें तो वो होता है अग्रछुदांतर। कौन सा भाग होता है? अग्रछुदांतर भाग होता है, जिसे जेजुनम कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जेजुनम बोला जाता है। इस भाग की अगर हम बात करें तो ये भाग जो होता है मध्य खंड, इसका जो है 1 मीटर लंबा होता है तथा ये कुंडलिक भाग होता है। कितने मीटर लंबा होता है? 1 मीटर लंबा होता है। और क्या होता है? कुंडलित भाग होता है। कैसा भाग होता है? कुंडलित भाग जो है वो होता है। प्यारे बच्चों, छोटी आंत का अंतिम खंड जो होता है वो क्षुदांतर होता है, जिसे इलियम बोला जाता है। 3 नंबर भाग कौन सा होता है? क्षुदांतर भाग होता है, जिसे इंग्लिश या बात करें इंग्लिश में तो इलियम कहा जाता है। इसे ड्यूटीनियम, इसे जेजुनम और इसे इलियम कहा जाता है। यह लगभग 1.7 मीटर का होता है। कितना होता है? 1.7 मीटर का होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से लगभग छोटी आंत जो होती है वो 3 मीटर की, क्योंकि ग्रहणी कितना 25, अगर क्षुदांतर मध्य भाग कुंडलित होता है 1 मीटर, तो 1.25 और 1.25 कितने हो गए? तो टोटल ये 3 मीटर की होती है। टोटल कितने मीटर की होती है? 3 मीटर की होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस छोटी आंत की संरचना की, किसकी बात करते हैं? छोटी आंत की संरचना की। मैंने शुरुआत में कहा था छोटी आंत जो होती है ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाग होता है पाचन तंत्र का, क्योंकि अवशोषण की जो क्रिया है वो इसी भाग के अंदर संपन्न होती है। अवशोषण की जो क्रिया होती है वो इसी भाग में संपन्न होती है। तो आंतरभित्ति में सामान्य 4 उत्तकीय स्तर पाए जाते हैं। जो हाथ की भित्ति होती है ना, उसमें 4 स्तर जो है वो पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर। एक तो होता है श्लेष्मिका, एक होता है अधश्लेष्मिका, अधश्लेष्मिका। ये दोनों ही वल्लित होते हैं। वलन लगभग इनका 8 mm के होते हैं तथा केकरिंग के वलन कहलाते हैं। उनको क्या बोला जाता है?
केकरिंग केवलन बोला जाता है। केकरिंग केवलन उनको जो है वो बोला जाता है। श्लेष्मिका के वलन जो होते हैं वो लगभग 1 mm अंगुली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें रंसाकुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंसाकुर जो है वो बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक रंसाकुर में स्तन्य कोशिकाएं भी होती हैं तथा लसिका कोशिकाएं भी होती हैं, रक्त कोशिकाएं भी होती हैं, चीकनी पेशियां भी होती हैं। वो इस आंतर की भित्ति के अंदर ही जो रसाकुर होते हैं, अंगुली जैसे उभार, उनके अंदर स्थित होती हैं। इसके अलावा ये जो रसाकुर है, ये अंगुली जैसे उभार होते हैं। ठीक है। इस प्रकार की संरचना अगर हम बनाएं तो इस प्रकार की ये संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। ये सबसे पहला भाग अगर हम बात करें तो शिरोसा भाग होता है इस प्रकार से। उसके बाद में अनुदैर्घ्य पेशी स्तर पाया जाता है। कैसा भाग पाया जाता है? अनुदैर्घ्य पेशी स्तर पाया जाता है। ठीक है। अनुदैर्घ्य पेशी स्तर के बाद में अधश्लेष्मी का भाग पाया जाता है। कैसा भाग पाया जाता है? अधश्लेष्मी का भाग जो है वो पाया जाता है। और अधश्लेष्मिका के बाद में पेशी श्लेष्मी भाग जो है वो पाया जाता है। ऐसा भाग पाया जाता है, श्लेष्मी भाग जो है वो पाया जाता है। फिर से देखिए, ये जो मैंने सीधी लाइनें खींची हैं, इस भाग को शिरोसा स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिरोसा स्तर कहा जाता है। इसके बाद में मैंने इस प्रकार से नलिकाएं जो बनाई हैं, वो कौन सा स्तर होता है? अनुदैर्घ्य पेशी स्तर होता है। ऐसा होता है, अनुदैर्घ्य पेशी स्तर होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बेलनाकार संरचनाएं जो आपको दिख रही हैं, वो क्या होता है? अधश्लेष्मी का भाग होता है। अधश्लेष्मी का भाग होता है। इसके अलावा ये देखिए, ये अंतिम भाग जो होता है पेशी स्तर होता है, जिसपे ये इस प्रकार से अंगुली नुमा क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं। ये श्लेष्मी का भाग होता है और ये होते हैं रसाकुर। क्या होते हैं? रसाकुर होते हैं, जो अंगुली जैसे उभार होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये क्षुधांतर की जो है वो संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? क्षुधांतर की जो है वो संरचना होती है। इलियम की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की संरचना होती है। तो बात कर रहे थे रंसाकुर की प्रत्येक उपकला कोशिका पर 1 माइक्रोमीटर लंबे लगभग 1000 सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं। लगभग कितने? 1000 सूक्ष्मांकुर जो है वो उपस्थित होते हैं, जो ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं सूक्ष्मांकुर? ये आंत की पाचन एवं अवशोषणकारी स्तय का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार श्लेष्मी का स्तर जो है, कौन सा स्तर? श्लेष्मी का स्तर जो है, जो क्षुधांतर के श्लेष्मी स्तर है, इसमें एकल या समूह में लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? इस प्रकार से लसिका ग्रंथियां हैं वो स्थित होती हैं। और इसके अलावा अधश्लेष्मिका में रुधिर वाहिनिका स्थित होती हैं। इसमें ऐसे लाल लाल क्या है? बेलनाकार रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। श्लेष्मिका में जो लसिका ग्रंथियां होती हैं, उन्हें पैर के समूह कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा नलिकाकार आंतर ग्रंथियां होती हैं, उन्हें लिबरकून ग्रंथिकाएं कहा जाता है। इन ग्रंथिकाओं में कलश कोशिकाएं, आंतरीय कोशिकाएं व पेनेत कोशिकाएं जो है वो उपस्थित रहती हैं। कलश कोशिकाएं जो है वो श्लेष्मा का स्राव करती हैं। कलश सेल्स जो है वो किसका स्राव करती हैं? श्लेष्मा का स्राव जो है वो किया, श्लेष्मा है उसका स्राव किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो आंतरीय कोशिकाएं बड़ी मात्रा में जल व जल अपघट्टों का स्राव करती हैं और इनके साथ इनमें पाचक एंजाइम भरे हुए होते हैं। इसके अलावा जो पनेत कोशिकाएं, देखो इनके कार्य याद रखना, पूछ सकता है। कलश कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती हैं। पनेत कोशिकाओं की बात करते हैं तो ये जीवाणुओं को मारने वाले एंजाइम लाइसोजाइम, जीवाणुओं कौन सा एंजाइम मारता है? लाइसोजाइम का स्राव करती हैं। तो आंत के अंदर कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो किसको मारता है? जीवाणुओं को मारता है। तो आंत के अंदर भी जीवाणु जो है वो उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आंत की, अगर हम बात करें, देखिए एक रसाकुर की भी आपकी संरचना दे रखी है। इसमें बहुत सारे क्या होते, 1000 सूक्ष्मांकुर जो है वो होते हैं। ग्रहणी भाग में श्लेष्मा का स्राव के लिए अतिरिक्त छोटी कुंडलित ग्रंथियां, श्लेष्मा ग्रंथियां ग्रहणी की जो है अधश्लेष्मी का भाग होता है
उसमें पाई जाती हैं और इस अधश्लेष्मिका भाग वाली इन ग्रंथियों को ब्रूनर ग्रंथियां कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रूनर ग्रंथियां जो है वो बोला जाता है। कौन सी ग्रंथियां बोला जाता है? ब्रूनर ग्रंथियां बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपकी जो छोटी आंत है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है आगे वाले वीडियो के अंदर बड़ी आंत, मलाशय व गुद्दा भाग की बात करेंगे और उसके बाद में उससे आगे वाले वीडियो के अंदर हम पाचक ग्रंथियों की बात जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।